हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं NBEPR के बारे में। देखिए, कल की वीडियो के अंदर हमने बात की थी बेंट रूल के बारे में कि बेंट रूल हमें कैसे हेल्प करता है बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए। लेकिन वहां पर ना एक छोटी सी एक्सेप्शन हो जाती है। एक्सेप्शन नहीं कह सकता, एक वैलिड थ्योरी है ये, ठीक है, जो आपको जो है बेंट रूल को अप्लाई करने से पहले जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एंड वो एक्सेप्शन जो है, वो जो चेंज देखने को मिलेगा हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड के अंदर, वो हमें कौन बताती है? NBEPR बताती है। तो देखो, जब भी आप जो है बेंट रूल लगाकर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड एंगल है और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे, उससे पहले एक चीज कर लेना, एक बार मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में ये देख लेना कोई NBEPR वाला मॉलिक्यूल है या नहीं है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल तो नहीं है जहां पे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन लग रहा हो, ठीक है। उसके बाद अपना बेंट रूल अप्लाई करना स्टार्ट करना। जो बेंट रूल बताया था सारा ठीक है, सारा सही है, हर जगह वही यूज होगा एक्सेप्ट वन केसेस। वो केस डिफाइन करने के लिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NBEPR के बारे में। अगर मैं बात करूं NBEPR होता क्या है, तो NBEPR का मतलब है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब है कि जो साइड एटम मेरे पास प्रेजेंट है, उनके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी अपना रिपल्शन लगाते हैं। और उस रिपल्शन की वजह से मेरे पास जो नॉर्मल ट्रेंड देखने को मिलने वाला था, उससे अपोजिट ट्रेंड, एक मॉलिक्यूल जो है वो एकदम अपोजिट कैरेक्टर जो है शो करता है। कुछ भी समझ में नहीं आया, समझ में आना भी नहीं था। एग्जांपल बताता हूं क्या। मान लो मेरे पास, मैंने कहा था बेंट रूल के अंदर एक CH4 है, एक अमोनिया है और एक मेरे पास H2O का मॉलिक्यूल है, राइट। CH4 मेरे पास टेट्राहेड्रल, कोई डाउट नहीं है। यहां पे बॉन्ड एंगल हमने मान लिया 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। यहाँ पे अमोनिया है मेरे पास, अमोनिया का मेरे पास क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिपल्शन है ये बढ़ जाएगा। ये रिपल्शन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन एटम दोनों पास पास आएंगे, तो ये बॉन्ड एंगल जो है घट जाएगा। मान लिया मैंने 107 डिग्री 28 मिनट मान लिया मैंने, कुछ भी मान रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं H2 की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है दो लोन पेयर प्रेजेंट है। इन दो लोन पेयर की वजह से और ज्यादा मेरे पास रिपल्शन लगेगा इस साइड और इस साइड, तो ये और बॉन्ड एंगल जो है घट जाएगा। तो मेरे पास ये जो बॉन्ड एंगल है मान लिया मैंने 105 डिग्री 28 मिनट हो गया। तो मैंने इस बॉन्ड एंगल को नाम दिया अल्फा, इसको नाम दिया बीटा और इसको नाम दिया मैंने गामा। तो मुझे पता है अल्फा ज्यादा है बीटा और बीटा ज्यादा है गामा। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर, मैंने कल ये आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया था, राइट। यानी कि लोन पेयर बढ़ते जाएंगे, मेरे पास जो है रिपल्शन बढ़ता जाएगा और बॉन्ड एंगल जो है घटता चला जाएगा। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन बात कर रहा हूं मैं OCl2 की। मेरे पास एक एग्जांपल है OCl2 की। तो OCl2 के अंदर मुझे कह रहे हैं कि इन चार मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्थ मॉलिक्यूल मुझे गिवन है वो है OCl2। इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल कंपेयर करके इनको बताओ कि इसका जो एंगल है वो कहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो OCl2 है मेरे पास, ऑक्सीजन के ऊपर मेरे पास लोन पेयर, एक और लोन पेयर, यहां पे क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, दो बॉन्ड पेयर मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है और दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहां का जो एंगल है मान लिया मैंने जो है अल्फा डैश मान लिया, तो ये अल्फा डैश जो है वो भी कम होना चाहिए था इन दोनों के कंपेयर में। तो ये अल्फा डैश तो है इन दोनों के कंपेयर में कम होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे मेरे पास दो लोन पेयर प्रेजेंट है जस्ट लाइक H2O। तो मेरे पास अल्फा डैश जो है वो ऑब्वियस ही बात है, अल्फा डैश जो है वो अल्फा और बीटा से तो कम होना चाहिए था। अल्फा डैश जो है अल्फा और बीटा से तो कम होना चाहिए था। दूसरी बात, अब मैं इन दोनों के बीच में कैसे कंपेयर करूंगा, क्योंकि दोनों के अंदर ऑक्सीजन है, दोनों के अंदर मेरे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बस साइड एटम डिफरेंट है। तो एक बात हमेशा याद रखना, मेरे पास जो बॉन्ड एंगल होता है ना, जो मेरे पास बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। साइड एटम क्या होता है मेरे पास? साइड एटम जो सेंट्रल एटम के साइड में जो एटम अटैच है, जो जिन एटम से सेंट्रल एटम मेरे पास अटैच है उन्हीं को हम साइड एटम कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन साइड एटम है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी हाइड्रोजन के केस में के कंपेयर में। तो मेरे पास जो है गामा एंगल जो है वो ज्यादा देखने को मिलता, किससे?
अल्फा डैश से। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ये सारी की सारी अकॉर्डिंग टू मैंने बेंट रूल बताई है, ये सारी की सारी बातें मैंने अकॉर्डिंग टू बेंट रूल बताई है। ये सारे के सारे जो एंगल मैंने कंपेयर करे हैं, ये जो मैंने फैक्टर बताया है कि बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के, ये सारा का सारा केस आपका बेंट रूल का है। लेकिन 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 हमने बेंट रूल कल बात कर ली थी, ये चीजें सारी की सारी सीख ली थी। आज की वीडियो में हमें बात करनी है NBEPR के बारे में। NBPR क्या होता है? मेरे पास नेबरिंग एटम जो साइड में, मेरे पास जो साइड एटम प्रेजेंट है, उनके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आपस में रिपल्शन लगाते हैं। एग्जांपल मैंने OCl2 का दिया है। OCl2 के अंदर ये ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, ये ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो OCl2 का मेरे पास मॉलिक्यूल है, एक बार इसको साफ कर देते हैं। मेरे पास OCl2 का मॉलिक्यूल है। OCl2 में मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर यहां पे है। ऑक्सीजन मेरे पास कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन मेरे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। दूसरी बात, मेरे पास जो क्लोरीन है, दोनों वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये दोनों मेरे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अब देखो, पहली बात तो मेरे पास जो साइड एटम का साइज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम। साइज की मैं बात करता हूं तो साइज मेरे पास क्या है? क्लोरीन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपेयर में। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इन साइड एटम के पास क्या प्रेजेंट है? 6 लोन पेयर प्रेजेंट है। इन साइड एटम के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। और इस लोन पेयर के बीच में इतना ज्यादा रिपल्शन होता है। देखो यहाँ पे लोन पेयर 2 प्रेजेंट थे, यहाँ पे इतने सारे लोन पेयर प्रेजेंट है, इनके बीच में भी तो रिपल्शन लगेगा। और एक ऊपर से मेरे पास जो साइड एटम का जो साइज है वो ज्यादा है सेंट्रल एटम के कंपेयर में। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तो इनका साइज बड़ा है, दूसरी बात इनके जो लोन पेयर है इनके बीच में रिपल्शन लग रहा है। और इस रिपल्शन की वजह से जहां पे मेरे पास बॉन्ड एंगल जो है कम देखने को मिलना था इन दो लोन पेयर की वजह से कंपेयर में, यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड एंगल जो है वो कंपेरेटिवली बढ़ जाता है। बॉन्ड एंगल जो है बढ़ जाता है। ये बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ा के दिखा रहा है, मैं बॉन्ड एंगल बढ़ा के दिखा रहा हूं ताकि ये मिटवाना ना पड़े। मेरे पास बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जहां पर भी NBEPR का केस देखने को मिल जाए, जहां पर भी मेरे पास NBEPR का केस देखने को मिल जाए, तो उस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के कोरोस्पोंड में वो NBEPR वाला केस का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ड्यू टू एक तो साइड एटम का साइज मेरे पास लार्ज होगा, और दूसरी बात मेरे पास इनके जो इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर हैं, इनके पास जो लोन पेयर हैं उनके बीच में रिपल्शन भी लग रहा होगा। यानी कि अब मैं बात करता हूं मेरे नॉर्मल क्वेश्चन की, डेट इज CH4 H2O अमोनिया एंड OCl2। CH4, ठीक है, अमोनिया, H2O एंड OCl2। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं बॉन्ड एंगल का ट्रेंड बताऊं मेरे पास, तो सबसे ज्यादा OCl2 का देखने को मिलेगा। इवन ज्यादा हो जाता है मेरे पास जहां पर मेरे पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर मेरे पास जो बेंट रूल का नॉर्मल ट्रेंड है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, बेंट रूल हर जगह अप्लाई होगा। हर केस में मेरे को सारे के सारे सेम रूल देखने को मिलेंगे। बस एक काम करना, जितने भी गिवन मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर ये फाइंड आउट कर लेना कि कहीं मेरे पास कोई NBEPR का केस तो नहीं है। अगर आपके पास कोई NBEPR का केस है तो वहां पर मेरे पास जो गिवन बॉन्ड एंगल होगा, या फिर उस केस में जो मुझे बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के कोरोस्पोंड में। दोबारा, उस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के कोरोस्पोंड में। ऐसा अभी भी मत कर देना कि मेरे पास जो है इस OCl2 का बॉन्ड एंगल आप गलती से भी BH3 से ज्यादा मत दिखा देना OCl2। अभी भी ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था इनके बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कितना भी बॉन्ड एंगल बढ़ ले, इतना बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा कि कोई 109 से जो है 120 से ज्यादा पहुंच जाए। 2 लोन पेयर तो अभी भी प्रेजेंट है, रिपल्शन तो वो लगा रहे हैं। बस यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, साइड एटम ज्यादा लार्ज हो गया, रिपल्शन यहाँ पे लोन पेयर के बीच में प्रेजेंट हो गया। उसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है उस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के कोरोस्पोंड में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इवन उस केस से ज्यादा भी जिसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इस बात को याद रखना, ये चीज तो अभी भी पॉसिबल नहीं होगी कि मेरे पास उस NBEPR का केस का जो बॉन्ड एंगल है वो किसी और हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा देखने को मिल जाए। ठीक है, ये चीज तो अभी भी पॉसिबल नहीं होगी। उस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के कोरोस्पोंड में मुझे वो एंगल जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, उस पर्टिकुलर
हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पॉन्ड में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर एनबीपीआर के एग्जांपल हमें कैसे पता चलेंगे कि मेरे पास जो गिवन मॉलिक्यूल है वहां पे एनबीईपीआर लग रहा है या नहीं लग रहा। ये चीज तो हमें समझ में आ गई, OCl2 तो हम याद भी कर लेंगे, रट्टा भी मार लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कोई अननोन मॉलिक्यूल आ जाए, क्या पता एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन दे दे वहां पे कौन सा मॉलिक्यूल एनबीईपीआर शो कर रहा हो। तो एक बात रट्टा नहीं मारना है, समझा देता हूं मैं कि किस तरीके से हमें ये देखना है कि इन गिवन मॉलिक्यूल्स के अंदर में से कौन सा मॉलिक्यूल एनबीईपीआर शो करेगा। ठीक है, रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप जो है नॉर्मल थ्योरेटिकली भी कह लो या समझ सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है एनबीईपीआर मुझे शो करेगा। तो देखो एनबीईपीआर के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि मेरे पास जो सेंट्रल एटम है, जो मेरे पास सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड से होना चाहिए। सेंट्रल एटम जो है मेरे पास सेकंड पीरियड से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, मेरे पास जो साइड एटम है, जो मेरे पास साइड एटम है वो थर्ड पीरियड से होना चाहिए। मेरे पास जो साइड एटम है वो थर्ड पीरियड से होना चाहिए। थर्ड पीरियड या फिर कोई भी थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड कह लो, ठीक है, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड किसी पीरियड से होना चाहिए। इसके अलावा आपको एनबीपीआर फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम और थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड में पास साइड एटम। ठीक है, सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम हो गया तो सेंट्रल एटम छोटा हो जाएगा। थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट जितने भी होते हैं उन सबका साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, तो वहां पे मेरे को एनबीपीआर जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था OCl2 का, OCl2 के अंदर मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का था, क्लोरीन मेरे पास थर्ड पीरियड का था। और एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो मैंने NCl3 कह दिया तो नाइट्रोजन मेरे पास सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन मेरे पास थर्ड पीरियड का है, तो यहां पर भी मुझे एनबीईपीआर देखने को मिलेगी। और एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने मान लिया PCl3 ले लिया, क्या यहां पे एनबीपीआर देखने को मिलेगी? यहां पे एनबीपीआर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? फास्फोरस मेरे पास थर्ड पीरियड का है, फास्फोरस मेरे पास थर्ड पीरियड का है। अगर आप ये कर लो, आप अगर ये सोच रहे हो, कईयों के मन में ना ये कंफ्यूजन आ गई होगी कि क्या सर हमने मान लो थर्ड पीरियड का तो सेंट्रल एटम ले लिया, मैंने थर्ड पीरियड का तो सेंट्रल एटम ले लिया, एंड मैंने जो साइड एटम है ये मैंने सेंट्रल एटम ले लिया, मैंने जो साइड एटम है वो फिफ्थ पीरियड का ले लिया, जो मैंने साइड एटम है वो फिफ्थ पीरियड का ले लिया, तो क्या यहां पे एनबीपीआर देखने को मिलेगा? आंसर है नहीं 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 नहीं। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई है, सेंट्रल एटम तो सेकंड पीरियड का ही होना चाहिए। रीजन बिहाइंड इसके पीछे क्या है कि सेंट्रल एटम देखो, अगर मैं थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एटम ले लूंगा ना सेंट्रल एटम के तौर पे, तो उनका साइज ऑलरेडी बड़ा होता है, उनका साइज बड़ा होता है, तो मैं कितना ही साइड एटम बड़ा ले लूं उतना रिपल्शन कोज नहीं कर पाएंगे, उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं लगेगा साइड एटम के बीच में कि वो यहां से यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वहां पे मेरे पास कोई भी एनबीईपीआर नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना याद रखो, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड और जो साइड एटम है थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा SN है, SnCl4 है मेरे पास, क्या ये मेरे को एनबीईपीआर देगा? टिन है मेरे पास कौन से पीरियड का हो गया? फोर्थ पीरियड का हो गया मेरे पास। ठीक है, फोर्थ पीरियड का हो गया, और ये मेरे पास क्या है? थर्ड पीरियड का हो गया, ये मेरे पास फिफ्थ पीरियड का हो गया। ठीक है, ये मेरे पास थर्ड पीरियड का हो गया, ये एनबीपीआर नहीं देगा। यहां पे मतलब कि इनके अंदर जो है एनबीपीआर देखने को नहीं, इनके अंदर एनबीपीआर देखने को मिलेगा और इनके अंदर एनबीपीआर देखने को नहीं मिलेगा। जहां पे एनबीईपीआर देखने को मिल रहा है उन मॉलिक्यूल को अलग निकाल लो, उन मॉलिक्यूल को अलग निकालने के बाद हमें जो है उनको उस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल के फॉर्म में रखना है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। तो ये था मेरे पास एनबीईपीआर का सारा केस, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया एनबीईपीआर क्या होता है और एनबीपीआर के क्या मेरे पास रूल्स रहते हैं। ठीक है, अब मेरे को यानी कि अब मुझे अगर बेंट रूल लगाना है, तो अब मैंने जो 2 लेक्चर में पढ़ाया है आपको, 2 लेक्चर के अंदर पढ़ाया है, या फिर कह लो 3 लेक्चर के अंदर, मैं आप थोड़ा सा इंक्लूड कर लेता हूं ड्रैगो मॉलिक्यूल वाला लेक्चर भी। ठीक है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल भी तो पढ़े थे, वहां पर भी तो मैंने आपको बताया था कि ड्रैगोस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? वो 90 डिग्री, क्योंकि ड्रैगोस मॉलिक्यूल वो होते हैं जहां पर मेरे पास कोई हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं है। जहां पे हाइब्रिडेशन नहीं हुई है, यानी कि S और P कैरेक्टर की मिक्सिंग नहीं हुई है, और अगर कोई मिक्सिंग नहीं हुई है तो प्योर P प्रेजेंट है, प्योर S प्रेजेंट है, और P ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री देखने को मिलता है। इसी वजह से ड्रैगोस मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। तो मेरे को अगर फाइंड आउट करना है कि बॉन्ड एंगल बताओ कंपेयर करके, देखो बेंट रूल के थ्रू ना
बेंट रूल के थ्रू ही हम जो है बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे। एनबीपीआर का बॉन्ड लेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल मेजर करते टाइम आपको जो है बेंट रूल प्लस में एनबीईपीआर प्लस में ड्रैग ऑफ मॉलिक्यूल तीनों को ही अपने साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले अगर मुझे फाइंड आउट करना है मेरे पास कि क्या मेरे पास बॉन्ड एंगल का कंपेरिजन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले चेकआउट करो हाइब्रिडाइजेशन को। सबसे पहले चेकआउट करो हाइब्रिडाइजेशन को। मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पास जो है sp का सबसे ज्यादा, sp2 का, फिर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर मेरे पास sp3 का ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड रूल, अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, ठीक है, हाइब्रिडेशन सेम होने के बाद मुझे सबसे पहले चेकआउट करना है एनबीईपीआर का केस। मुझे सबसे पहले चेकआउट करना है सेम हाइब्रिडेशन वाले केस में कि कोई एनबीपीआर है या नहीं है। अगर कोई एनबीईपीआर है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल उसी को दे दो उस पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन के अंदर। सेकंड, अगर एनबीपीआर वाला केस मैंने अलग निकाल लिया, अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास जो बाकी मॉलिक्यूल बच गए उन सबकी हाइब्रिडेशन तो सेम है, ठीक है, लेकिन लोन पेयर अलग है। तो एनबीपीआर का सबसे पहला नंबर देने के बाद मुझे चेकआउट करना होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम मेरे को बॉन्ड एंगल देखने को मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन देखो, जिसकी sp हाइब्रिडेशन उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो वहां पे मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करूंगा। सबसे पहले मैं चेकआउट करूंगा एनबीईपीआर, जिसके अंदर एनबीईपीआर प्रेजेंट होगी उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। सेकंड मैं चेकआउट करता हूं एनबीपीआर के बाद नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे स्पीशीज के ऊपर उतनी ही कम मेरे को बॉन्ड एंगल देखने को मिल जाएगी। थर्ड फैक्टर की बात करता हूं, अगर मेरे पास हाइब्रिडेशन सेम है, अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है सेम है और मेरे पास जो नंबर ऑफ लोन पेयर है और जो मेरे पास नंबर ऑफ लोन पेयर है वो भी सेम है, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो भी सेम है, क्योंकि देखो पहला केस हो गया, ये दूसरा केस है। तीसरे केस में इनको अप टू डाउन चलना है जब आप बेंट रूल लगाओगे। तो ऐसे नहीं है कि मैं खाली आपको पॉइंट बता रहा हूं क्या क्या देखना है। सबसे पहले ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, ठीक है। केस वाइज चलना है आपको। गलती से भी यूं मत सोचना कि मैं खाली पॉइंट बता रहा हूं बेंट रूल को लेके, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं कि किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको अपने बेंट रूल के अंदर आपको एटम्स को अरेंज करते चलना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास हाइब्रिडेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, तो मुझे देखना है उसके बाद साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। मुझे क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेरे पास बॉन्ड एंगल के। और ये चीज मैंने आपको बेंट रूल के अंदर समझाई थी, बस अब मैंने आपको अलग से लिख के दिखा दी है। क्या कहा, कहने का मतलब है कि मेरे पास जितना ज्यादा साइड एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मैंने क्या कहा था बेंट रूल के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होगा उतना ज्यादा पी कैरेक्टर के पास प्रेजेंट होगा, मोर पी कैरेक्टर, ठीक है। और जितना ज्यादा मेरे पास पी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, जितना ज्यादा पी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उतना कम एस कैरेक्टर, और जितना एस कैरेक्टर कम होगा उतना ही कम मुझे बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। ये मेरे पास है इसके अंदर पहला केस। अगर मान लो मेरे पास दूसरा केस क्या बनता है इसके अंदर, चलो ये पहला केस हटा दो। फोर्थ केस मेरे पास क्या बनता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर है वो भी सेम है, मेरे पास जो साइड एटम है वो भी सेम है, जो साइड एटम है वो भी सेम है। अब मैं कैसे कंपेयर करूंगा मेरे पास बॉन्ड एंगल कितना होगा, क्योंकि ये तीन चीजें तो सेम कर दी मैंने। अब मेरे को कंपेयर करना पड़ जाए तो सेंट्रल एटम तो अलग होगा। कंपैरिजन तो हम तभी करेंगे ना जब कुछ एक चीज तो अलग हो। अगर सारी की सारी चीजें सेम हो जाएंगी तो फिर वो तो सेम ही मॉलिक्यूल हो गया, वहां पे तो मैं क्या कंपेयर करूंगा। तो यहां नहीं कि यहां पे मेरे पास क्या पाएगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट पाएगा। यहां पे मेरे पास सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। और अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है मेरे पास, तो मेरे पास जो बॉन्ड एंगल होता है, यहां पे लिख देता हूं, मेरे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसा क्यों, देखो जैसा कि मैंने बताया साइड एटम हमारे पास जो हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं वो साइड एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वही तो कंपेयर करते हैं ना। अगर मेरे पास ये साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा, और परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास जो है सेंट्रल साइड एटम सेम है, लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, तो उसके बाद मेरे पास जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के ऊपर। अगर मेरे पास जो
बॉन्ड एंगल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के, सॉरी सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि देखो जितना ज्यादा ए इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा मेरे पास सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा इसके पास पी कैरेक्टर हो जाएगा, और जितना ज्यादा पी कैरेक्टर सेंट्रल एटम के पास होगा उतना ही ज्यादा एस कैरेक्टर साइड एटम के पास देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा साइड एटम के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई है? देखो यहां पे मेरे पास साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा पी कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा इसके पास पी कैरेक्टर हो जाएगा, और जितना ज्यादा पी कैरेक्टर इसके पास हो जाएगा उतना ही ज्यादा एस कैरेक्टर इसके पास होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे एस प्लस पी का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा ना, तो यहां पे अगर पी कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे पी कैरेक्टर कम है, और यहाँ पे पी कैरेक्टर ज्यादा कम है तो यहाँ पे मेरे पास एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, और एस कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। और इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए चलना है, बिल्कुल भी इसको आगे पीछे मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कंप्लीटली मॉलिक्यूल्स के बेंट रूल एंड बॉन्ड एंगल को लेके, जहां पे हम जो है देखते हैं किस तरीके से हम जो है अपने बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कल की वीडियो के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इस चीज को लेकर सारे के सारे करवाने वाला हूं बहुत ही अलग तरीके से। यूं नहीं होगा कि बहुत मैं आधे एक घंटे की वीडियो बना दूंगा, 15 मिनट के अंदर सारा निपटा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से आपको यहां पे चीजों को करवाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी मन करता है यार कि एटलीस्ट कुछ भी एक बच्चे हद तक बच्चे तो देखें वीडियो को। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। टेलीग्राम के ऊपर जाके आप मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।